नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश लेक्चर क्लास में, जिसमें हम आपको रोज़ एक नए नए टॉपिक में बात करते हैं और बड़े आराम से अंग्रेजी को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं एक दिन में एक ही टॉपिक की बात करता था ताकि वो चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ सकें, लेकिन आज अब हम अपने सीखने की जो गति है उसको थोड़ा सा तीव्र करते हैं। तो आज हम जैसे कि पिछली कक्षाओं में हैज़ हैव का प्रयोग नाउन के साथ पढ़ चुके हैं, तो आज हम हैज़ हैव रिवीजन के तौर पे, साथ में पास्ट में उसका हैड होता है और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव होता है, उनका कैसे प्रयोग करते हैं ये चीज़ देखते हैं। चलिए, तीनों का मैं एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बता देता हूं और उसके बाद सहायक क्रिया के साथ पूरे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपको अच्छे से मालूम है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन रहा है, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन और इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नाउन। ध्यान रखिए, जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर सहायक क्रिया के तौर पर डू डज लगता है और डज प्लस हैव इक्वल टू हैज़ होता है। अगर यहाँ की बात करें तो नेगेटिव में डिड आएगा, सहायक क्रिया आपकी डिड प्लस हैव इक्वल टू हैड होता है। यहाँ एज इट इज बिलो शैल ही आपके हेडिंग में रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास समय है, मेरे पास समय था, मेरे पास समय होगा। बहुत साधारण चीज है। आई हैव टाइम, आई हैड टाइम, आई विल हैव टाइम। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ जैसे आपको पता डू डज सहायक क्रिया है, किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो नेगेटिव अगर मैं कहूँ तो आई डू नॉट हैव टाइम। यहाँ की बात करें तो आई डिड नॉट हैव टाइम, और इसकी बात करें तो आई विल नॉट हैव टाइम। इसकी डेफिनेशन तो हम समझ चुके थे। अब मैं चाहूँगा कि आप सीधे सीधे सेंटेंस देखें इंग्लिश में और इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करें। अभी तक मैं आपको सेंटेंसेस को हिंदी में बता रहा था ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी से हो सके, लेकिन अब जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं तो अब मैं चाहूँगा कि सीधे हम सेंटेंस लें, उसका मीनिंग समझें और इंग्लिश में ही सोचने का प्रयास करें। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, मूलतः ये बात सत्य है कि जब तक हम इंग्लिश में सोचना चालू नहीं करेंगे तब तक थ्रू आउट इंग्लिश हम कभी नहीं बोल पाएंगे। यदि हमेशा हम सिर्फ अनुवाद करके सोचते हैं कि अंग्रेजी बोल लेंगे तो ये बहुत मुश्किल बात है। ये बात सही है कि शुरुआती दौर में व्हेन यू आर एट द बिगिनर, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड लर्निंग, यू कैन टॉक by translating the sentence, but when you are going to discuss about the things and you want to have the fluent English, then that time you need to start directly to think in English. Then only it would be possible to talk in English. Otherwise, if you have the funda that first you will think in English, then translate in English, and after that
So I don't think that it is going to happen that only just on the basis of translation you will have the good fluency. So start thinking in English. So let's some sentence. अब आपको करना क्या है कि इन सेंटेंसेस का मीनिंग आपको स्वयं से सोचना है और उनके और कैसे एग्जाम्पल बन पाएंगे इसके लिए आपको प्रयास करना है. यदि मैं कहूं कि आप इन सेंटेंस के नेगेटिव बनाइए, इफ यू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यू विल हैव द गुड प्रैक्टिस ऑफ making sentences so that you may be able to make more and more sentences while the practice. As the initial stage, definitely you will face some problem, vocab and structure, helping verb, so many things are there. But if you really make the regular practice, definitely the things will be so easy and it will go smooth for you. अब अगर मैं ये कहूं कि आप इन सेंटेंसेस को अगर मीनिंग समझ लेते हैं, इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि रेगुलर आपको स्वयं से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये बात ध्यान रखें कि अकेले सिर्फ लेक्चर सुन लेने मात्र से, देख लेने मात्र से आपको पूर्णतः अंग्रेजी नहीं बन पाएगी. ये 100% सत्य बात है. हाँ, लेकिन आपको इससे मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, इससे आपको एक दिशा जरूर मिलेगी. अगर आप उस दिशा में चलते हैं निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ नई क्लास में. थैंक यू.